जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो फंक्शन उसमें बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। फंक्शंस जो है वो हमारे जावास्क्रिप्ट के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो कि जावास्क्रिप्ट को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बना देते हैं। और इंटरव्यू के टाइम पे इंटरव्यूअर जावास्क्रिप्ट में फंक्शंस रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पूछता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, उनका स्कोप, वो कैसे होस्ट होते हैं और जो हमारे ES6 में जो फंक्शन इंट्रोड्यूस हुए हैं उन सभी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए फिर सीधे चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे आ चुके हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है हमारा फंक्शन डिक्लेरेशन। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल फंक्शन लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, फंक्शन डिवीजन नम रिटर्न नम डिवाइडेड बाय 2, दिस इज नोन एज फंक्शन डिक्लेरेशन एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फंक्शन स्टेटमेंट एंड फंक्शन डेफिनेशन। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं जो कि है हमारा फंक्शन एक्सप्रेशंस। पे मैंने कॉन्स लिया, उसके अंदर मेरा डिवीजन मेरा वेरिएबल नेम है और उस वेरिएबल में मैंने फंक्शन को असाइन कर दिया, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन एक्सप्रेशन। ये जो चीज है हमारी, इसको हम क्या बोलेंगे, क्या पता है आप लोगों को? इसको बोलते हैं हम एनोनिमस फंक्शन। फंक्शन विदाउट अ नेम इज नोन एज एनोनिमस फंक्शन। और एनोनिमस फंक्शन को हम किसी भी वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं और उसको कॉल बैक में पास किया जा सकता है। और कॉल बैक के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो कॉल बैक के बारे में हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखना। और हमारे इस वीडियो के अंदर हमने एक बोनस क्वेश्चन भी रखा है जो कि इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाता है, जो कि है हमारा स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर। सो रेस्ट और स्प्रेड ऑपरेटर को जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कि जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस को फर्स्ट क्लास सिटीजन क्यों बोला जाता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अगर हम फंक्शन को हम एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस फंक्शन को हम फर्स्ट क्लास सिटीजन बोलते हैं। जैसे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फंक्शन को किसी वेरिएबल के में असाइन कर सकते हैं, उसको वेरिएबल की तरह हम किसी फंक्शन के अंदर एज अ पैरामीटर पास कर सकते हैं। मींस कि जो भी काम एक वेरिएबल कर सकता है वो फंक्शन कर सकता है। इसीलिए जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शंस हमारे फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 फंक्शन है, डिवीजन जो कि एक नंबर को डिवाइड कर रहा है, और उसके अंदर मैंने एक और फंक्शन लिया हुआ है जो है हमारा शो डिवीजन। उसमें हमने फंक्शन को पास किया है और कंसोल डॉट लॉग करा है डिवीजन इज फंक्शन 10। अब हम इसको प्रिंट कराते हैं, सो फंक्शन शो इसको प्रिंट करा रहे हैं, तो शो डिवीजन फंक्शन को ही उसमें एज अ पैरामीटर पास कर रहा है। अब अगर हम इसका आउटपुट देखते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हैं डिवीजन इज 5। ये होता है हमारा फर्स्ट क्लास फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज IIFE। इफी स्टैंड्स फॉर इमीडिएटली इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे ये फंक्शन है, अगर मुझे इसको कॉल कराना है तो मैं कुछ इस तरीके से इसे कॉल कराऊंगा और इसको हम यहाँ पे कंसोल करा देते हैं। तो आउटपुट देखेंगे तो ये 5 यहाँ पर हमारा आ गया है। यहाँ से हमारा ये 10 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 5। सो ये हो गया है। तो नॉर्मली फंक्शन हमारे कुछ तरीके से कॉल होते हैं, बट जब बात आती है इफी की तो इफी कुछ हमारा इस तरीके से कॉल होता है। उसके लिए हमको इसको हमें रैप करना है पैरेंथेसिस के अंदर और उसको इमीडिएटली यहाँ पर कॉल करा के वैल्यू साइन कर देनी है। सपोज नाउ आई एम पासिंग 100, so 100 divided by 2 equals to 50. Oops, it is not printing. Let me console.log. You can see 50. Now I receive 50. This is called IFI, immediately invoked function expression. अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि है हमारा आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन ऑन IFI। सो यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है, इसके अंदर हमने x पास किया है जो फिर इस फंक्शन को रिटर्न कर रहा है और उसके अंदर हमने x की वैल्यू को कंसोल किया है और हमने दोनों ही वैल्यूज यहाँ पे पास किया है 5 और 10। ये काफी ट्रिकी क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं इंटरव्यूअर के थ्रू। तो इसके बारे में सोचो और बताओ कि इसका आउटपुट क्या आएगा, x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी। x की वैल्यू आएगी यहाँ पे 10। x की वैल्यू 10 क्यों आएगी? क्योंकि सबसे पहले हमारा ये फंक्शन कॉल हुआ, यहाँ से इसको 10 मिला, 10 यहाँ पे रिसीव हुआ। इसके अंदर हमने दूसरे फंक्शन को रिटर्न कर रहे हैं जो कि y रिसीव कर रहा है जो कि हमारा 5 है, बट उसको हम कहीं प्रिंट नहीं कर रहे। तो जब यहाँ पे x की वैल्यू को प्रिंट कर रहा है तो इस फंक्शन के अंदर तो हमारे पास x है ही नहीं, तो ये इसके कंट्रोल इसके पेरेंट में x की वैल्यू को सर्च करेगा और उस पेरेंट में x की वैल्यू हमने 10 पास की हुई, इसलिए इसका आउटपुट हमारा 10 आ जाएगा। आप देख सकते हैं आउटपुट इज 10। दिस हैपन बिकॉज ऑफ क्लोजर। अगर आपको नहीं पता है क्लोजर क्या है तो क्लोजर के ऊपर मैं एक
कम्प्लीटली सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो है हमारा होस्टिंग इन फंक्शंस। में फंक्शन की होस्टिंग किस तरीके से होती है। जो हमारे फंक्शन होते हैं वो होस्टिंग के टाइम पे कम्प्लीटली कॉपी हो जाते हैं स्कोप के अंदर, बट जो हमारे वेरिएबल है वो स्कोप में खाली हमारे डिफाइंड होते हैं। तो इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि ये मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन है जहाँ पे हमारा var a = 5, var test = function console log a and var a = 10। आपके अकॉर्डिंग इसका क्या आउटपुट आएगा? इसका आउटपुट आएगा अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आएगा? क्योंकि जो ये var वेरिएबल है ये हमारा यहाँ पर भी है और ये हमारा यहाँ पर भी है, बट जब हम होस्टिंग की बात करते हैं तो ये जो इस फंक्शन के अंदर भी हमारा ये a होस्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से, इसीलिए हमारा ये अनडिफाइन आता है। अगर मैं इसको यहाँ से वापस अंडू कर देता हूँ और पूर्ण कराते हैं तो आप देखेंगे कि ये हमारा यहाँ पे अनडिफाइन आया है। तो होस्टिंग को हम एक और एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास 3 वेरिएबल्स हैं, num1, num2 एंड नेम। सबसे पहले मैं उन 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और फिर एक और मेरे पास फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर वो हमारा गेट डेटा के अंदर मैंने उन 2 वेरिएबल फिर से डिक्लेयर किए हैं। उसके अंदर मेरा एक एडिशन नाम से फंक्शन है, एडिशन के अंदर में उस नेम को। तो अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। अब सबसे पहले हमारा आया 200 बिकॉज ऑफ दिस मल्टीप्लिकेशन, दिस मल्टीप्लाई 10 and 20 = 200 and number 2 is get data, so num1 and num2 is we are adding it and name। यहाँ से ये नेम इसने यहाँ से ग्लोबल स्कोप का नेम उठा लिया और ये जो num1 और num2 है ये हमारे इन नंबर को 2 को यहाँ पे एडो कर रहे हैं, तो इनके ही 5 + 2 7 आउटपुट हमारा आ जाता है प्रोग्रामिंग ट्विस्टर गॉट 7। होस्टिंग इन फंक्शंस को एक और एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक फॉर लूप है जिसके अंदर हमने var लिया हुआ है और उसके var फॉर लूप चला रहे हैं। उसके अंदर हमारा सेट टाइम आउट फंक्शन, उसके अंदर हमने कंसोल किया हुआ है आई की वैल्यू को कंसोल करा रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे var लिखता हूँ, var लिखने के बाद हमारा आउटपुट कुछ आता है 15 15 15 15 15। और अगर मैं इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, लेट कर देता हूँ, तो आप देखेंगे हमारा आउटपुट आता है 10 11 12 13 14। तो ये डिफरेंट आउटपुट्स क्यों आ रहे हैं? ये आउटपुट आ रहे हैं क्योंकि जो हमारा लेट है वो हमारा ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल है और जो हमारा var कीवर्ड होता है वो हमारा ग्लोबल और फंक्शन स्कोप्ड वेरिएबल होता है। इस वजह से हमारे पास ये डिफरेंट आउटपुट्स आते हैं। तो अगर आपको लेट, var और कॉन्स्ट में डिफरेंस नहीं पता है ये कैसे काम करते हैं, तो इसके लिए मैंने एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है जिसको देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं और मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, तो आप वहां पर भी क्लिक करके उसको जरूर देखिए। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो कि है हमारा परम्स वर्सेस आर्ग्यूमेंट्स। परम्स क्या होते हैं और आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स हमारे क्या क्या होते हैं? तो यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है टेस्ट, उसमें हमने नम रिसीव किया है और उस नंबर को हमने यहाँ पे कंसोल किया है और यहाँ पर हम उसको प्रिंट करा रहे हैं। आउटपुट हमारा यहाँ से 10 आएगा। जहाँ पे हम फंक्शन को जब कॉल करते हैं उस टाइम जो हम वैल्यू पास करते हैं उसमें वो हमारा होता है आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पे 10 इज आर्ग्यूमेंट। और फंक्शन के अंदर जब हम उसको उस वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर रिसीव करते हैं तो उस टाइम उस वेरिएबल को उस फंक्शन के परम्स या पैरामीटर बोला जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं जो है हमारा कॉल बैक फंक्शंस। कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं? कॉल बैक फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जिन फंक्शंस को हम किसी दूसरे फंक्शन के अंदर एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं जो कि आउटर फंक्शन के अंदर कॉल होता है और किसी भी तरीके के काम को कंप्लीट करता है। इस टाइप के फंक्शंस को हम कॉल बैक फंक्शंस कहते हैं। इंटरव्यूअर समटाइम पूछता है कि आप जो प्री डिफाइन कॉल बैक फंक्शंस हैं वो कौन कौन से होते हैं हमारे जावास्क्रिप्ट में। सेट टाइम आउट फंक्शन है, मैप फंक्शन है, फिल्टर फंक्शन है, रिड्यूस फंक्शन है, ये सारे हमारे प्री डिफाइन कॉल बैक फंक्शंस हैं। तो अगर आपको मैप, फिल्टर और रिड्यूस के बारे में नहीं पता है तो मैं इस पे एक कंप्लीट सेपरेट वीडियो लेके आने वाला हूँ जो कि हमारी इस वीडियो के जस्ट बाद होगी। उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल पर सेट कर दें ताकि उस वीडियो के पोस्ट होते के साथ ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। कॉल बैक फंक्शन को एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं। जैसे कि हमारा एक ऐड इवेंट लिसनर नाम से फंक्शन है जो कि हमारा कॉल बैक फंक्शन होता है। इसके अंदर हमारा एक इवेंट पास होता है जो कि हमारा यहाँ पे क्लिक है। उसके अंदर ये हमारा एक अनोनिमस फंक्शन है जो कि हमारा कॉल बैक फंक्शन की तरह काम करता है। इसके अंदर हमारे परम्स होते हैं और इसके अंदर हम बटन पर जो भी हमें इवेंट देना है वो इवेंट हम इस पर अप्लाई करते हैं। जैसे ही
वो क्लिक होगा इमीडिएटली वो फंक्शन कॉल हो जाएगा। इसी को हम कॉल बैक फंक्शंस कहते हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि है हमारा एरो फंक्शन और फैट एरो फंक्शन। तो जो ये हमारे एरो फंक्शन है और फैट एरो फंक्शन है, ये हमारे जावास्क्रिप्ट के ES6 वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया। ये हमारा कुछ नॉर्मल फंक्शन के तरीके से ही होता है, बट ये किसी केस में डिफरेंट तरीके से काम करता है। उनको हम एक एग्जांपल के साथ देख लेते हैं और इससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो भी आप देख लेते हैं। तो इसमें हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन बनता है वो होता है हमारा सिंटैक्स। ये हमारा एक नॉर्मल फंक्शन है और अगर इसको ही हमको एरो फंक्शन में कन्वर्ट करना है तो ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा, फंक्शन नेम यहाँ से हट जाएगा और इसकी जगह पे हमारे यहाँ पे एरो आ जाएगा। ये हमारा एरो फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। अगर आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पे हम एक ही लाइन को रिटर्न कर रहे हैं, इस दोनों नंबर को ऐड करके रिटर्न कर रहे हैं, तो इस केस में हमको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और इसको हम एक सिंगल लाइन में लिख सकते हैं इस तरीके से। और हम यहाँ पे इस वैल्यू को डायरेक्ट रिटर्न कर रहे हैं तो इस रिटर्न की भी जरूरत नहीं है, तो हम इसको कुछ सिंपल एक ही लाइन में इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यह है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सिंटैक्स के ऊपर। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, जो है हमारा इम्प्लिसिट रिटर्न कीवर्ड। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, अगर हम सिर्फ एक ही लाइन को डायरेक्टली फंक्शन से रिटर्न करा रहे हैं तो हमको वहाँ पे रिटर्न के कीवर्ड्स को लिखने की जरूरत ही नहीं होती है। बट अगर हमको जरूरत होती है तो हम उसे कर्ली ब्रेसेस में लिखते हैं और यहाँ पे रिटर्न कीवर्ड यूज करना पड़ता है। अगर हम कर्ली ब्रेसेस यूज नहीं कर रहे हैं और सिर्फ एक ही लाइन वहां से रिटर्न हो रही है तो वो इम्प्लिसिटली रिटर्न वहाँ पे होता है, इसलिए हमको उसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। नंबर 2 हमारा हो गया इम्प्लिसिट रिटर्न कीवर्ड। अब नंबर 3 की बात करते हैं, जो गया है हमारा आर्ग्यूमेंट्स। अब देख सकते हैं यहाँ पे मेरा एक नॉर्मल फंक्शन है और ये एरो फंक्शन है और जिसके ही अंदर मैं इस आर्ग्यूमेंट वेरिएबल होता है हमारा, इसको हम प्रिंट करा रहे हैं। अगर नॉर्मल फंक्शन की बात करते हैं उसके अंदर मैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से मैं कुछ भी पास करता हूँ तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देता विदाउट एरर और उसकी वैल्यू को प्रिंट करा देगा। मैं भी इसका आपको आउटपुट भी दिखाऊंगा। और अगर हम एरो फंक्शन की बात करते हैं तो उसके अंदर वो आर्ग्यूमेंट को प्रिंट नहीं कराता है और एरर दे देता है कि आर्ग्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड। तो इसको आप देख सकते हैं, नॉर्मल फंक्शन के थ्रू उसने यहाँ से 1 2 3 4 प्रिंट कर दिया जो भी मैंने पास किया था, बट एरो फंक्शन के लिए उसने बोला आर्ग्यूमेंट इज नॉट डिफाइंड। सो इस टाइप के क्वेश्चंस भी इंटरव्यूअर इंटरव्यू के टाइम पे पूछते हैं। अब फैट एरो फंक्शन से रिलेटेड ही एक और फंक्शन आता है हमारा, जो कि हमारा होता है दिस कीवर्ड। तो हमारा दिस कीवर्ड नॉर्मल फंक्शन और एरो फंक्शन के साथ किस तरीके से काम करता है इसको एक एग्जांपल से देख लेते हैं। और अगर आपको दिस कीवर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो इस पर भी मैं एक सेपरेट वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो उसके लिए भी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक यूजर नाम से मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर में यूजर नेम लिखा है प्रोग्रामिंग ट्विस्टर और उसमें अंदर हमारे पास एक एरो फंक्शन है fun1 एंड दूसरा है नॉर्मल फंक्शन और उसके अंदर ही मैंने उस यूजर नेम को प्रिंट करा दिया है, कंसोल करा दिया है। तो जैसे ही मैं इन दोनों को एग्जीक्यूट करता हूँ user.fun1 और user.function2, आप देखेंगे कि जो नॉर्मल फंक्शन है उसके थ्रू तो वो सब्सक्राइब टू प्रोग्रामिंग ट्विस्टर प्रिंट कर देगा, बट एरो फंक्शन के केस में वो नहीं चलता। आप देख सकते हैं सब्सक्राइब टू अनडिफाइंड, सब्सक्राइब टू प्रोग्रामिंग ट्विस्टर। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि जो दिस कीवर्ड है वो नॉर्मल फंक्शन के लिए डिफरेंट तरीके से काम करता है और एरो फंक्शन के लिए डिफरेंट तरीके से काम करता है। तो नॉर्मल फंक्शन में क्या होता है कि जिस ऑब्जेक्ट के अंदर वो फंक्शन है उसके ही वो वेरिएबल्स को दिस के रूप में कंसीडर करता है और उनको यूज करके प्रिंट करा देता है। बट जो हमारा एरो फंक्शन है वो हमारे इसके ग्लोबल स्कोप को पॉइंट करता है, इसलिए वो इसमें यहाँ पे नहीं सर्च करता, वो ग्लोबल में सर्च करता है और ग्लोबल में उसको यूजर नेम नहीं मिल रहा है, इसलिए वहाँ पे एरर दे रहा है। अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल इसके ग्लोबल स्कोप में जोड़ देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे उसने प्रिंट करा दिया है इसको भी, सब्सक्राइब टू प्रोग्रामिंग और सब्सक्राइब टू प्रोग्रामिंग ट्विस्टर नॉर्मल फंक्शन के थ्रू प्रिंट हो रहा है और इसके थ्रू वो ग्लोबल वाले वेरिएबल को उठा रहा है। तो अब बात कर लेते हैं हमारे बोनस क्वेश्चन की, जो कि है हमारा स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर। स्प्रेड और रेस्ट ऑपरेटर क्या होता है? ये दोनों केस में हमारे ये 3 डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम हमारे कॉलिंग के बेसिस पे ये हमारे स्प्रेड और रेस्ट बोला जाता है। इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, जो कि काफी इजी हो जाएगा आपको वो समझने के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मेरे पास एक फंक्शन है, उसके अंदर मैंने यहाँ पे ये 3 डॉट्स के थ्रू नम रिसीव किया है और उसको यहाँ पे मैंने कंसोल कराया है। यहाँ पे मेरे पास ये एक एरे है और अगर मैं इसको यहाँ से कॉल कराता हूँ टेस्ट और यहाँ पे मैं ये एरे पास कर देता हूँ तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? तो इस केस में ये हमारा
आउटपुट प्रिंट कर देगा, एरे प्रिंट कर देगा 10 और 20। देख सकते हैं 10 और 20 यहाँ पे इसने प्रिंट कर दिया। 3 डॉट ऑपरेटर को फंक्शन के अंदर यूज करते हैं तो उस केस में ये हमारा रेस्ट ऑपरेटर कहलाता है, उस केस में ये हमारा रेस्ट ऑपरेटर कहलाता है। और अब बात ये है हमारे स्प्रेड ऑपरेटर की, तो स्प्रेड ऑपरेटर को भी देख लेते हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये जो यहाँ पे ये एरे है, एरे को मैंने अभी यहाँ पे डायरेक्ट पास कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि ये पूरा का पूरा यहाँ पर कॉपी हो जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज करूंगा जो कि सिंपल हमारे 3 डॉट होता है। इस केस में ये हमारा स्प्रेड ऑपरेटर हो गया है। और अब देखेंगे आप 10 और 20 यहाँ पे आ गया है। तो अगर हम एज अ आर्ग्यूमेंट भेजते हैं तो वो हमारा स्प्रेड ऑपरेटर है, और अगर हम उसे फंक्शन के अंदर रिसीव कर रहे हैं एज अ पैरम तो वो हमारा रेस्ट ऑपरेटर है। इसको एक फंक्शन के रूप देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये फंक्शन है, ये हमारे पास एक सारी वैल्यूज में पास कर रहे हैं हम। आउटपुट देखते हैं तो आप देखते हैं कि रेस्ट ऑपरेटर मस्ट विद द लास्ट फॉर्मल पैरामीटर। तो ये हमारा रेस्ट ऑपरेटर है, इसको हमें यहाँ बीच में नहीं पास करना है, इसे हमको सारे पैराम्स जो हमारा लास्ट पैरामीटर ये होना चाहिए। यहाँ पे 3 डॉट एंड देन नम। आउटपुट देखते हैं इसका, तो x और y यहाँ पे a है, फिर x और y है, x और y हमारे 6 7 हुए, तो 6 7 उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। और अगर मैं इस नम को यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ तो क्या प्रिंट होगा, तो वो रेस्ट जो है हमारे जो रिमेनिंग पोर्शन बचा 8 9 10 वो प्रिंट करा देगा। अब देख सकते हैं 6 7 वहां से आया और ये हमारा 8 9 10 प्रिंट करा दिया। तो इसी तरीके के इंटरव्यू में काफी सारे क्वेश्चंस पीछे जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनके बारे में और भी स्टडी करें और मुझे बताएं कि आप लोगों को आज तक किस किस टाइप के क्वेश्चंस फंक्शंस रिलेटेड पूछे गए हैं। बहुत ही जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।